नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके क्लास 10th का सीबीएसई का सैम्पल पेपर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है क्योंकि इसे दिल्ली ने जारी किया है अपने बच्चों के लिए। और आप हर साल के पैटर्न को देखोगे तो जो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा सैम्पल पेपर इशू होता है और सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में काफ़ी ज़्यादा समानता होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पेपर से पहले, प्री बोर्ड से पहले और बोर्ड से पहले आप इन क्वेश्चनों को करके जरूर जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्या एक आइडिया दे देंगे कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है, आपका एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा और आपको किन एग्जाम के क्वेश्चनों की तैयारी करके जानी चाहिए। क्योंकि देखो, पढ़ाई तो आप सब कर रहे हो, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। ये इंस्ट्रक्शन है, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में पढ़ लेना। चलिए भी फिलहाल मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं बच्चों। बहुत अच्छा सैंपल पेपर है ये, जरूर करके जाना। हर बच्चे से कहूंगा इन क्वेश्चनों को जरूर अटेंड करना, इससे आपको क्वेश्चन करने का तरीका और क्वेश्चन किस प्रकार के पेपर में आएंगे इसका अंदाजा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में x का मान आपको बताना है। कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल गिवन एज x इन द गिवन रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है और कह रहा है x बताइए, इस रिएक्शन में x क्या होगा। याद होगा बच्चों, मैंने आपको एक्टिविटी 1.2 समझाया था, उसमें दिया हुआ था कि लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। अब इस रिएक्शन में देखिए, पोटेशियम के साथ 2 है, तो सीधी सी बात है पोटेशियम के साथ 2 है, तो यहां भी तो पोटेशियम है ना, पोटेशियम के साथ 2 ही तो होना चाहिए, तो x की जगह 2 आएगा, तभी तो बैलेंस होगा ना। यहां पर पोटेशियम के साथ 2 है तो यहां भी तो पोटेशियम के साथ 2 रखना पड़ेगा ना, तो इट मीन 2 जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, तो आप 2 पे टिक कर दोगे। सेकंड देखिए, दिए गए प्रयोग में अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज पर आपको एक प्रयोग दिया हुआ है, इसमें आपको गैस x पहचानना है और वो x गैस किसके साथ जलती है, गैस x का नाम बताना है आपको, और वो किस साउंड के साथ बर्न होती है ये आपको बताना है। तो आपको फिगर देखते एकदम याद आ जाएगा, फिगर आपके एनसीईआरटी बुक से ही दिया गया है, याद कीजिए। ये वाला रिएक्शन अधिकतर क्वेश्चन पेपर में आजकल आ रहा है। इस रिएक्शन में आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन गैस के कारण पॉप साउंड की आवाज आती है, आप सबको पता होगा। इस रिएक्शन के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन गैस के कारण बच्चों पॉप साउंड आती है, तो इसका बी जो है ऑप्शन सही है कि हाइड्रोजन गैस है और पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। इंग्लिश मीडियम देखिए, आपको एक्टिविटी दिया हुआ बच्चों, और इंग्लिश मीडियम आपको बहुत अच्छे से पता होगा इस रिएक्शन के बारे में। इस रिएक्शन में पॉप साउंड की आवाज आती है, और ये पॉप साउंड की आवाज किसकी वजह से आती है, ड्यू टू हाइड्रोजन। तो पॉप साउंड और हाइड्रोजन जो कि बी है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही क्वेश्चन जो है वो दृष्टि बाधित छात्रों के अलग से दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता देता हूं। जब जिंक के टुकड़े मतलब Zn, ये भी मैंने आपको एक्टिविटी में समझाया था कि जब जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है H2SO4, तो जब बच्चों जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। मैं पूरा रिएक्शन आपको समझाता हूं कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक तो जिंक सल्फेट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो हाइड्रोजन देखिए ये आ गया, और आपको पता है हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि उत्पन्न करता है, तो पॉप ध्वनि, तो बी जो होगा वो इसका आंसर आ गया। और ये मैंने आपको एक्टिविटी समझाया था, शायद आपकी बुक में एक्टिविटी 1.3 है पहले चैप्टर में। इंग्लिश मीडियम यही क्वेश्चन आपको देखिए, इंग्लिश मीडियम यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, ये विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट का है, तो आप इसका आंसर भी दे सकते हो अगर आप फिगर का आंसर नहीं दे पाते हो तो। वैन जिंक ग्रैनुअल, जब जिंक के टुकड़े को रिएक्ट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस हमेशा कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड, तो बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। आयरन को भाप के साथ लंबे समय तक अभिक्रिया करने पर, आयरन मतलब Fe को जब बच्चों भाप के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपसे पूछा जाए कौन सा आयरन ऑक्साइड बनेगा। अब हमें पता है कि आयरन जब भाप के साथ रिएक्ट करता है तो बनता तो ये आयरन ऑक्साइड है, तो वो आपसे पूछ रहा है कौन सा आयरन ऑक्साइड बनेगा। इस चीज का आपको आंसर पता होना चाहिए कि जब आयरन को हम भाप के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि ये आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। जब आयरन भाप के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है Fe3O4, तो Fe3O4 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड बनेगा जब आयरन को रिएक्ट किया जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए, आयरन को रिएक्ट किया जाएगा स्टीम के साथ, तो जब बच्चों आयरन को स्टीम के साथ बहुत लंबे समय के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, और उसका करेक्ट फॉर्मूला होता है Fe3O4, ये आपका करेक्ट आंसर होगा सी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपसे कह रहा है कौन सा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस आपको करा हुआ आएगा, आपको बस पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बैलेंस है। तो पहले में देखिए यहाँ Ca2 है, यहाँ भी Ca2 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ O देखिए 2 बार है, O देखिए 2 बार है, और O देखिए यहाँ 2 बार ये रहा, तो 2 बार O ये और 2 बार O ये, यानी 4, जबकि यहाँ पे O केवल 3 है, तो पहला तो गलत हो गया। अब हम बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन पे देखिए सी आपके पास 2 है, यहाँ भी सी आपके पास 2 है, यहाँ O2 है, 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, 4 हो गया, जबकि ये 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत है। हम सी पे आते हैं। सी आपका 1 है, सी आपका 1 है, O1 यहाँ पर दे रखा है, 2 यहाँ पर दे रखा है, तो 2 और 1 3 और 2 और यहाँ पे 3, तो 2 और 1 3। रिएक्टेंट में भी 3 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है, कार्बन अकेला है, कार्बन अकेला है, तो सी जो है वो बैलेंस है, तो सी पे आप टिक करोगे क्योंकि सी जो है वो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिया गया आरेख, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, एक उदासीन अभिक्रिया, जिसमें आप उदासीन अभिक्रिया आपको पता है कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनता है, इसको उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, को प्रदर्शित करता है। ये जो पूरा ग्राफ है ये उदासीन अभिक्रिया का एक ग्राफ दिया हुआ है। जैसे जैसे हम क्षार में अम्ल की अधिक मात्रा को मिलाते हैं, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, क्षार में अम्ल को मिलाते हैं, हम क्षार में अम्ल को मिलाएंगे तो विलयन पीएच के मान परिवर्तित होगा। सीधी सी बात है, जब क्षार में अम्ल को मिलाओगे तो धीरे धीरे उसका पीएच मान कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो आरेख में कौन सा क्षेत्र जो अम्ल तथा क्षार दोनों को प्रदर्शित करता है, कह रहा है कौन सा क्षेत्र है जो अम्ल और क्षार दोनों को प्रदर्शित करता है। देखिए ये है 7, तो 7 के ऊपर, 7 के ऊपर, 7 के ऊपर जो होगा वो तो क्षार होगा, 7 के नीचे जो होगा वो तो अम्ल होगा, तो बीच का जो एरिया है यही तो आप क्षार और अम्ल दोनों को प्रदर्शित करेगा, तो सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, हम सी पर टिक कर देंगे। यही चीज इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ा देता हूँ। इंग्लिश मीडियम पढ़िए। इंग्लिश मीडियम क्या है हमारे पास कि एक ग्राफ है जो आपको दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, एसिड अल्कैली सॉल्ट और वाटर बनता है, पीएच जो होता है वो चेंज होता है जैसे हम एसिड के अंदर अल्कैली को मिलाते हैं, बेस को मिलाते हैं, हम सबको पता है। विच लेटर डिनोट, कौन सा लेटर डिनोट करता है द एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ विच वेयर बोथ बेस एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट, जहां बेस भी हो और सॉल्ट भी हो, कौन सा रिएक्शन आपको प्रेजेंट करता है। तो देखिए 7 के आसपास, 7 के ऊपर आपको पता है 7 के ऊपर जो होता है वो बेस होता है, 7 के नीचे जो होता है वो एसिड होता है, तो 7 के आसपास का जो एरिया होगा वो एसिड और बेस दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, तो सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो हम सी पर टिक करेंगे। इस तरह से आपको देखिए ऑप्शन में यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इंग्लिश मीडियम नहीं दे रखा, आप देख सकते हो ये गलती से, ये गलती है, इन्होंने क्या करा, गलती से इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ डाल दिया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलती से इन्होंने डाल दिया यहाँ पर, जबकि ऑप्शन क्या था आपके पास, ऑप्शन ये था, देखिए ये रहा ऑप्शन ABCD। तो बच्चों आप यही समझिए ABCD, तो सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए अब यही क्वेश्चन, क्योंकि ये डायग्राम है तो विजुअली इंपैयर्ड वाले बच्चों को दिक्कत होती है, दृष्टि बाधित बच्चों को दिक्कत होती है, तो उसके लिए अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप यह क्वेश्चन पढ़िए कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय अम्ल है, देखिए क्षारीय है, क्षारीय लवण है, और हम सबको पता है क्षारीय लवण कब बनता है, क्षारीय लवण बनता है जब प्रबल क्षार हो, जब प्रबल क्षार हो और दुर्बल अम्ल हो, दुर्बल अम्ल हो, ये दोनों मिलेंगे, जब प्रबल क्षार होगा और दुर्बल अम्ल होगा, ये दोनों मिलेंगे तभी तो क्षारीय लवण बनेगा, तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, यानी सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होगा तो हमारा क्षारीय लवण बनेगा। यही चीज इंग्लिश में भी आपको दिया हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम में आपको इंग्लिश में भी समझा देता हूँ। इंग्लिश मीडियम भी आपको देखो, आपको इससे क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा कि पेपर आपका कैसे आने वाला है, और इनमें से कई क्वेश्चन आपको एज इट इज भी मिल सकते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट, अब ये बेसिक सॉल्ट है, तो बेसिक सॉल्ट कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो, सही बात है ना भाई, ये बात तो सही है ना। बेसिक सॉल्ट कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, देखिए सी में लिखा हुआ है, तो सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूँ, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ एक ऑक्सीकारक है। सर ऑक्सीकारक कौन होता है, जो अपना ऑक्सीजन गिव अप कर देता है, जो अपना ऑक्सीजन किसी और को दे देता है।
आइडेंटिफाई द ऑक्साइडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो अपना ऑक्सीजन किसी को दे देते हैं, जो अपना ऑक्सीजन किसी को रिमूव कर देते हैं, अपना ऑक्सीजन गिव अप कर देते हैं। तो इस रिएक्शन में देखिए Mn के साथ O2 था, बट यहाँ Mn के साथ O2 नहीं है, यानी Mn ने अपना ऑक्सीजन दे दिया, तो डेट इज जो MnO2 है इज ऑक्साइडिंग एजेंट है बच्चों, इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इसे क्यों बोलेंगे ऑक्साइडाइजिंग एजेंट? क्योंकि Mn के साथ देखिए O2 था, ऑक्सीजन था, बट यहाँ Mn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी Mn ने अपना ऑक्सीजन किसी और को दे दिया, तो इट मीन्स ये जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमारा ऑक्सीकारक है, तो ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, हमारे पास क्या है, फास्फोरस और तथा ऑक्सीजन, फास्फोरस तथा ऑक्सीजन के बीच होने वाली अभिक्रिया को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया पता होगी, तभी तो आप बता पाओगे ना कि कौन सी अभिक्रिया है। तो फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P4 और O2, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा फास्फोरस ऑक्साइड। फास्फोरस ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ये रिएक्शन होगा, बैलेंस आप कर लोगे, यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ 5 लग जाएगा। जी हाँ, तो फास्फोरस और ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद फास्फोरस ऑक्साइड बनता है। तो देख सकते हो दो रिएक्टर मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा है। जब दो रिएक्टर मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है तो एक तो हो गया ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक तो हो गया संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो रिएक्टर मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन। दूसरा इसमें ऑक्सीजन, फास्फोरस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसे बोलेंगे आपका ऑक्साइडेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन भी है और ऑक्साइडेशन भी है, ये बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ऑक्साइडेशन भी है, ये संयोजन भी है और उपचयन अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो फास्फोरस के संयोजन, ये संयोजन अभिक्रिया है और उपचयन अभिक्रिया भी है, तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ऑक्साइडेशन दोनों है, कॉम्बिनेशन ऑक्साइडेशन दोनों है, तो सी जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अम्ल को जब जल में घोला जाता है, जब हम अम्ल को जल में मिलाते हैं, जब हम अम्ल को, ये मान लीजिए जल है, क्या है ये जल, इसमें हमने अम्ल को मिला दिया, तो जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है, जब हमने अम्ल को जल में डाला तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है? तो बड़ा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। जब जल में अम्ल को मिलाया जाता है तो आपको याद होगा हाइड्रोनियम आयन, शायद आपने पढ़ रखा होगा, हाइड्रोनियम आयन के बारे में पढ़ रखा होगा, तो हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसमें हाइड्रोनियम आयन सी पे टिक कर दोगे। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, एन एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब एसिड को वाटर में डाला जाता है तो यह हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, हाइड्रोनियम आयन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक टेबल के फॉर्म में दिया होगा, आप टेबल देख सकते हो। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है, फिर से वही बात हो रही है कि जब हमने जल में, ये जल है, इसमें हमने अम्ल को मिलाया, जब जल में हम अम्ल को मिलाएंगे तो कौन सी प्रक्रिया होगी? तो एक तो देखिए इसको तनुकरण कहते हैं, इस अभिक्रिया को तनुकरण के नाम से जाना जाता है। जब हम जल में बच्चों, जब जल में अम्ल को मिलाते हैं तो एक तो तनुकरण बोलते हैं, इसको डिल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, आप सबको पता होगा। जब वाटर के अंदर एसिड को मिलाया जाता है, जब वाटर के अंदर एसिड को मिलाया जाता है तो एक तो इसको डिल्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो डिल्यूशन तो है ही, क्योंकि जब एसिड में हम वाटर को मिलाएंगे, जब वाटर में एसिड को मिलाएंगे, जब वाटर में एसिड को मिलाया जाएगा, वाटर में एसिड को मिलाया जाएगा, तो एक तो ये डिल्यूशन रिएक्शन है, तनुकरण अभिक्रिया है। दूसरा, इसमें हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है, इसमें हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो पहला और तीसरा ये करेक्ट है, पहला और तीसरा आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड बी जो है वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, आयरन की छड़, आयरन मतलब Fe, आयरन की छड़ को चढ़ी हुई लाल भूले रंग की जो परत होती है इसकी सतह को संक्षारित कर देती है। सीधी बात, जब आयरन पर जंग लग जाता है तो संक्षारित हो जाती है, खराब हो जाता है। इसको प्रदर्शित करने के लिए संतुलित प्रक्रिया, आपको संतुलित रासायनिक समीकरण बताना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बताना है, इनमें से कौन सा बैलेंस। इंग्लिश में आयरन रॉड का मतलब है Fe, आपके पास आयरन है, Fe है, कवर्ड होता है जब रेडिश ब्राउन लेयर से, तो ये डैमेज हो जाता है इसका सरफेस और रॉड खराब हो जाती है। आपको केवल बैलेंस इक्वेशन पहचानना है, तो चलिए बैलेंस इक्वेशन मैं आपको पहचानता हूँ। यहाँ देखिए Fe3 दिया हुआ है, यहाँ Fe2 दिया हुआ है, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ Fe3 है, यहाँ Fe3 है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन देखो 8 है, 4 2 8 है, और यहाँ हाइड्रोजन 8 है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल है। तो बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, आपको आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस है, बिल्कुल सही है। तो बी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है। ये डायग्राम आपके 6 चैप्टर में दिया हुआ है, वहाँ जाके देखोगे आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बारे में पढ़िए क्या कह रहा है। निम्नलिखित चित्र में हरे पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं को जिनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है की व्यवस्था दिखाई गई है। ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको एक फिगर दिया हुआ है। कोशिकाओं का सही विकल्प चुनिए। तो आपको पूछना है कोशिकाओं का सही विकल्प कौन सा है। अगर ये क्लोरोप्लास्ट है तो कौन सी कोशिका क्लोरोप्लास्ट को दिखा रहा है। तो बच्चों अगर आप डायग्राम को ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा, अगर ये चित्र आपके जो आपके बुक में NCERT बुक में दिया हुआ है, अगर आपने इसके बारे में जाना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये जो डायग्राम है इसमें क्लोरोप्लास्ट, एक तो ये वाला पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट और एक ये वाला पार्ट जो होता है क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 और 4 ये दोनों ही जो है क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 और 4 वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो 2 और 4 बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम देखिए, ये आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको डायग्राम दिया हुआ है। अरेंजमेंट ऑफ सेल इनसाइड द लीफ ऑफ ए ग्रीन प्लांट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सेल का। तो क्लोरोप्लास्ट एक तो ये वाला सेल रिप्रेजेंट करता है और एक ये वाला सेल रिप्रेजेंट करता है क्लोरोप्लास्ट का। तो सेकंड एंड फोर्थ ये दोनों क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हिसाब से जो बी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यही क्वेश्चन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा चलिए, अगर आपको ये डायग्राम नहीं भी आता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं आता और वही क्वेश्चन विजुअली इंपैयर्ड का क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप वो पढ़ के भी आंसर दे सकते हो। जैसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसमें होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों आपको पता होगा द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का साइट कौन सा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है। तो बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। आपको फिर से एक डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, 6 चैप्टर में दिया हुआ है। लास्ट में आपको पता होगा दिया गया चित्र में से किसका है, बहुत अच्छे से सबको पता होगा। ये चित्र याद कीजिए, आपके बुक का ही क्वेश्चन है 6 चैप्टर का। तो ये जो चित्र है बच्चों नेफ्रॉन का है, वृक्काणु का है। तो नेफ्रॉन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो फिगर है वो किस चीज की फिगर है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इंग्लिश में द फिगर गिवन अलोंग साइड रिप्रेजेंट, ये जो फिगर है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो फिगर है नेफ्रॉन का डायग्राम है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो यही क्वेश्चन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए दिया हुआ है कि वृक्क की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई, जो वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं। तो वृक्क जो किडनी होती है हमारी, उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होता है। तो बी जो होगा इसका आंसर आएगा। इंग्लिश मीडियम इसी क्वेश्चन को पढ़िए। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का वो कौन होता है, तो नेफ्रॉन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है कौन होता है, नेफ्रॉन होता है। तो बी जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्या उदासीन अभिक्रिया, पहले तो आपको पता होना चाहिए उदासीन अभिक्रिया क्या होता है। तो हमने पढ़ा है कि अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक मिलकर दो चीज बनाती है, लवण और जल। तो ये हमारा उदासीन अभिक्रिया का एक रिएक्शन है। उदासीन अभिक्रिया को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उदासीन अभिक्रिया में कोई नया पदार्थ निर्मित नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नया पदार्थ बन तो रहा है, लवण और जल नया पदार्थ ही तो है। उदासीन अभिक्रिया में नया यौगिक निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है जी। उदासीन अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है। तो बी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यह आवश्यक नहीं कि नया भौतिक निर्मित हो, नहीं, हमेशा नया पदार्थ ही बनेगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कैन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप सबको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि एसिड और बेस को मिला दो तो हमारा बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमने पढ़ा है कि एसिड और बेस को मिलाने पर सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, किसको डिस्क्राइब करता है ये। तो ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है नो न्यू केमिकल, नया केमिकल नहीं बनता, गलत है ये, नया केमिकल बनता है। सॉल्ट एंड वाटर नया केमिकल है। न्यू केमिकल आर फॉर्म, नया केमिकल बनता है। इट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा न्यू केमिकल बने, ये भी गलत है, हमेशा नया केमिकल ही बनेगा। ऑल द अबव वैसे ही गलत हो गया। तो बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ये देखिए, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है एक स्टोमेटा के बारे में, एक क्लोज स्टोमेटा के बारे में आपको दिया हुआ है। तो ये क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम है जिसमें आपको 4 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 जो है ये आपको बताना है, पहचान करनी है। ये क्लोज स्टोमेटा में पहचान करनी कि 1 2 3 4 क्या है।
दिए गए बंद रंध्र, रंध्र होता है स्टोमेटा, जो क्लोज स्टोमेटा है उसमें आपको 1 2 3 4 पहचानना है। तो बच्चों ये जो पहला आपको दिया हुआ है सबसे ऊपर, ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है ये? न्यूक्लियस। ये केंद्रक होता है बच्चों, बच्चों ये न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। तो केंद्र देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सी तो वैसे ही गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो या तो ए होगा, बी होगा, डी होगा। दूसरा आपको ये साइड वाला जो होता है ना, बिल्कुल साइड वाला जो दिया हुआ है, इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेगी। ये जो छोटे छोटे डॉट होते हैं ना, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट देखिए, यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट है और यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट है, यानी बी भी चला गया। अब आपके पास ए और बी बचा। उसके बाद ये बड़ा सा जो व्हाइट कलर का बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ना बड़ा सा आपको हिस्सा, ये होता है वैक्यूल्स, रिक्तिका होती है, ये वैक्यूल्स होती है, इसे वैक्यूल्स बोलते हैं, रिक्तिका। रिक्तिका बोलते हैं वैक्यूल, जो प्लांट में बहुत ज्यादा होती है। तो वैक्यूल्स देखिए, इसमें तो नहीं है, इसमें है, तो हमारा डी आंसर आ जाएगा। ए भी गलत हो गया, तो डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही चीज इंग्लिश मीडियम में है तो आपको पता होना चाहिए। जो ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद ये छोटे छोटे डॉट आपको दिया हुआ है, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट, ये बड़ा सा पार्ट जो बीच में बड़ा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको वैक्यूल्स बोलते हैं, वैक्यूल्स। और बाकी जो फोर्थ होगा वो गार्ड सेल ही होगा। तो डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही क्वेश्चन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी दिया हुआ है। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या है कि स्टोमेटा की रक्षी कोशिका, जो स्टोमेटा की स्टोमेटा रंध्र की रक्षी कोशिका में क्या उपस्थित होता है? तो बच्चों स्टोमेटा की जो रक्षी कोशिका होती है उसमें केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, एक तो केंद्रक उपस्थित होता है, ये देख ही लो आप, केंद्रक उपस्थित है, ये देखा ही आपने, केंद्रक उपस्थित था। उसके अलावा आपका क्लोरोप्लास्ट उपस्थित था, और तीसरा ये था रिक्तिका। तीन चीज उपस्थित थी ना। ये जो गार्ड सेल है, ये पूरा गार्ड सेल, इसको गार्ड सेल कहते हैं, ये है गार्ड सेल, इसको बोलते हैं रक्षी कोशिका। ये जो बिल्कुल बाउंड्री है ना इसकी, इसको रक्षी कोशिका बोलते हैं, इस बाउंड्री। अब इसके अंदर क्या क्या है, ये जो फोर्थ था ना, फोर्थ था गार्ड सेल, रिक्तिका, ये जो फोर्थ पार्ट है रक्षी कोशिका, इसके अंदर तीन चीज है। एक तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ये इसके अलावा आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट है, और ये आपका वैक्यूल्स है। तो तीन चीज है, एक केंद्रक है, क्लोरोप्लास्ट है और रिक्तिका है। तो डी जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम देखिए, इंग्लिश मीडियम आपसे पूछा जा रहा है कि गार्ड सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो गार्ड सेल में न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और वैक्यूल्स होता है। तो डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, हिंदी मीडियम। किसी धावक में 400 मीटर दौड़ लगाने के पश्चात लैक्टिक अम्ल का उत्पाद होने लगता है। बिल्कुल सही बात है, जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इस प्रक्रिया का सही दर्शाता है? आपको बता रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। तो ये वायवीय शोषण है, ये अवायवीय शोषण है। तो बच्चों ये अवायवीय शोषण में आता है, क्योंकि हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को, इंग्लिश में पढ़िए। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है इन द एथलीट के अंदर, जब वो रन कर लेता है 400 मीटर का रेस, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी जो बॉडी है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो ये कौन सा प्रोसेस सही है? तो ये इनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आता है। तो ये इनएरोबिक रेस्पिरेशन आप टिक कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, शिराओं की भित्ति पतली तथा इसमें वाल्व होते हैं। शिराओं की भित्ति पतली होती है और इसमें वाल्व होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें रुधिर के बहाव का दबाव अधिक होता है? नहीं, दबाव अधिक होता तो मोटा होता नहीं, ये पतला क्यों होता है? ये हृदय से रुधिर ग्रहण करती है? नहीं, ये भी गलत है। रुधिर के बहाव को एक ही दिशा में सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, जब वाल्व होता है ना, वाल्व, ये रुधिर को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, रुधिर के बहाव को एक ही दिशा में सुनिश्चित करता है। तो सी आपका आंसर आएगा। जो वाल्व होता है ना बच्चों, वीन्स आर थिन वॉल एंड हैव वाल्व पाए जाते हैं हमारे वीन्स में। तो वाल्व क्या करता है? ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए मजबूर करता है। इट इंश्योर ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, कि ब्लड आपका केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। तो सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सौर भट्टी में प्रकाश संकेतन का और तथा ऊष्मा उत्पन्न के लिए उपयोग किया जाता है? तो याद कीजिए, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि सौर भट्टी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सौर भट्टी में हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। सी आपका आंसर आ जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर, कौन सा मिरर यूज होता है सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए सोलर फर्नेस में। तो मैंने आपको लिखवाया था, आपकी अपनी कॉपी में चेक करना। अब अपनी कॉपी में चेक करो, मैंने बताया था सोलर फर्नेस में बच्चों कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है लाइट को इकट्ठा करने के लिए। तो कॉनकेव मिरर जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 18 जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आराम से करना होता है बच्चों, तो ध्यान से पहले समझना। किसी अवतल दर्पण, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी, अब ये फोकस लंबाई आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। याद रखिए अवतल दर्पण में फोकस लेफ्ट पे होता है, तो इसका फोकस जो होगा वो माइनस का होगा, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है, और वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड पर रखा जाता है, आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर रखा जाता है, इसलिए इसे यू बोलेंगे, और यू जो होगा वो भी आपका माइनस का 15 होगा। अगर ऐसा है तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना चाहिए, यानी आपसे वी पूछ रहा है। फोकस आपको दिया हुआ है, यू आपको दिया हुआ है, और वी आपसे पूछ रहा है। तो चलिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पहले मैं इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ बच्चों, फिर मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आपको एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हो, एक ऑब्जेक्ट जो है रखा गया है जो कि 15 सेंटीमीटर दूर है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ये यू है, और यू हमेशा नेगेटिव होता है। इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ साफ क्लियरली बोला है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो जो कॉनकेव मिरर होता है बच्चों उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव, दो चीज नेगेटिव है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितना दूर स्क्रीन को रखें ताकि हमें एक शार्प इमेज प्राप्त करें। तो हमें इमेज पूछ रहा है, यानी वी आपसे पूछा जा रहा है। तो मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आपके पास u है, आपके पास f है, आपसे v पूछा जा रहा है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमने पढ़ा है मिरर फॉर्मूला। v हमें पता नहीं, लेकिन u तो पता है ना। u देखिए, u दिया हुआ ना आपको, u कितना था, 15 सेंटीमीटर u है आपके पास। u जो है वस्तु की दूरी होती है जो कि 15 सेंटीमीटर है। तो आप लिखोगे प्लस u की जगह -15 आप लिखोगे, और फोकस आपको दिया हुआ था माइनस का 10 सेंटीमीटर। देख सकते हो आप, फोकस जो आपको दिया था वो है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आपको गिवन थी। तो ये वैल्यू हमने पुट कर लिया, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15 इक्वल टू माइनस का 1/10। ये माइनस नीचे की जगह ऊपर लगा दीजिए आप, 1/v इक्वल टू माइनस का 1/10, और जो माइनस का है ये आपका प्लस हो जाएगा 1/15। आप एलसीएम ले सकते हो, तो 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। 10 के टेबल में 30 जो है 3 बार में आता है तो माइनस का 3 आ जाएगा, और 15 के टेबल में 30 2 बार में आता है तो 2 आ जाएगा। -3 और +2 माइनस का 1/30। तो 1/v इक्वल टू आपने निकाल दिया माइनस का 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। v की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -v, और 30 की 1 से करोगे तो 30, माइनस की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दूंगा तो v इक्वल टू -30। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आना चाहिए कि v जो आ रहा है वो आपका 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो देखिए 30 सेंटीमीटर आपका सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। तो हिंदी मीडियम देख लो, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है बच्चों, ये जो सी है 30 सेंटीमीटर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर हम टिक कर देंगे। यही क्वेश्चन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, तो पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। उत्तल लेंस एक वस्तु के वास्तविक बिंदु के आकार, ये देखिए बिंदु के आकार के प्रतिबिंब को फोकस करने पर, बिंदु पर फोकस करती है, वस्तु की स्थिति है। अब आप खुद बताइए बिंदु के आकार का प्रतिबिंब कब बनता है। हम सबको पता है कि बिंदु के आकार का प्रतिबिंब तभी तो बनता था जब वस्तु कहाँ होती थी, जब वस्तु अनंत पे होती थी, इन्फिनिटी पे होती थी। तो ऑप्शन देख लीजिए, बिंदु के आकार पॉइंट साइज तभी बनता है जब इन्फिनिटी पे हो, तो अनंत। सी जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इंग्लिश मीडियम देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस फोकस करता है रियल पॉइंट साइज इमेज। याद रखिए पॉइंट साइज इमेज एक ही केस में बनता है जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है इन्फिनिटी पे, ये पहला केस है हर किसी का। तो पॉइंट साइज इमेज आप सबने पढ़ा होगा, पॉइंट साइज इमेज तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो सी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको इतना हार्ड ही दे देंगे न्यूमेरिकल कि आप करने पर परेशान हो जाओ। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल डायरेक्ट है। लेंस की क्षमता का इकाई क्या होता है, डायोप्टर होता है।
लेंस की क्षमता को मापते हैं, किस में मापते हैं? डायोप्टर में। तो ये डायोप्टर आपका आंसर है जी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। हम सबने पढ़ा है कि पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर में मेजर किया जाता है, तो डायोप्टर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, आप सबने अपवर्तनांक का फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद कीजिए चैप्टर 10 में अपवर्तनांक मैंने आपको बताया था कि अपवर्तनांक का मतलब होता है वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल। ये आपने पढ़ा होगा, C/V, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ऑप्शन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, वेग को चाल भी बोलते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात मतलब वैक्यूम, एयर आप समझ लो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों का जो रेशियो होता है, तो डी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इंग्लिश में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों का कंपैरिजन होता है, तभी हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो डी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब मैं आता हूँ 21 पे। पढ़िए क्वेश्चन में 21 क्या है। एक प्रकाश, आपसे कहा जा रहा है एक प्रकाश की जो किरण है वो वायु से जल में प्रवेश करती है। ये देख लीजिए, ये जल है, मान लीजिए ये जल है बच्चों, ये वाटर है, और वायु जो है वो जल में प्रवेश करती है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब वायु से जल में प्रवेश करेगा तो रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो जब रेयरर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल के पास आ जाएगा। ये तो पढ़ा है हमने, जब रेयरर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल के पास आ जाएगा। इट मीन्स ये वाला एंगल जिसे हम एंगल आई बोलते हैं ये बड़ा होगा, और ये वाला एंगल जिसे हम एंगल आर बोलते हैं ये छोटा होगा। एंगल आई बड़ा होगा, देखिए ना, ये नॉर्मल के पास आ जाएगा। नॉर्मल के पास आने का मतलब क्या है, एंगल आर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये छोटा हो गया, तो एंगल आई बड़ा होगा और एंगल आर जो है वो छोटा होगा। आई बड़ा होगा ऊपर वाला और आर छोटा होगा, तो एंगल आई इसे बोलते हैं लार्जर देन, तो एंगल आई जो है बड़ा होगा एंगल आर के, तो एंगल आई बड़ा है एंगल आर के, तो सी जो है वो आपका ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि जब रेयरर से डेंसर में आते हैं तो नॉर्मल के पास आ जाता है, तो एंगल छोटा बनेगा नीचे वाला, ऊपर वाला एंगल बड़ा बनेगा, तो आई बड़ा है और आर छोटा है। इंसिडेंट एंगल लार्जर होगा और रिफ्रैक्टिव एंगल स्मॉलर होगा। इसी प्रकार हम इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर में आ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो बच्चों जब एयर से वाटर में आएगा तो ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो रेयरर से डेंसर में आएगा ना तो नॉर्मल के पास आ जाता है, तो आर छोटा बनेगा और आई बना होगा, तो सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसी समतल दर्पण द्वारा, याद कीजिए समतल दर्पण आपसे बताया था मैंने प्लेन मिरर का इमेज कैसे बनता है। किसी समतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा, हमेशा याद रखिए समतल दर्पण जो प्लेन मिरर होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज में आता है। जो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, याद करो बच्चों प्लेन मिरर के मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, तो सी आंसर आ जाएगा। आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण हम लोग घर में भी इस्तेमाल करते हैं, तो समतल दर्पण का बना जो इमेज होता है वो आभासी और सीधा, तो सी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। फिर से आपके सामने एक न्यूमेरिकल है तो बहुत आराम से करेंगे। यदि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक उत्तल लेंस, अब उत्तल लेंस ये होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की आपको पढ़ा होगा फोकस दूरी, ये f1 मान के चलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा ये f1, ये आपका 2f1, ये आपका f2 और 2f2, तो इसका फोकस ये वाला काउंट होता है। तो यदि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी इसकी राइट हैंड साइड पे होती है बच्चों, इसकी फोकस दूरी राइट हैंड साइड पे होती है तो पॉजिटिव होगा, ये f जो है वो प्लस का होगा। उत्तल लेंस वास्तविक तथा छोटे आकार का प्रतिबिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर के दूरी पर बनाता है। जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है वी जो होता है वो 15 सेंटीमीटर पर दूरी पर बना रहा है। वी जो है वो आपका 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बना रहा है। तो आप सबको पता होगा कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। इट मीन्स इमेज जो है वो इनके बीच में बन रहा है, यानी इमेज भी राइट हैंड साइड पे बन रहा है, आपका इमेज भी राइट हैंड साइड पे बन रहा है, तो ये भी आपका वी होगा। 15 सेंटीमीटर जो है प्रतिबिंब क्या होता है, वी होता है, और ये क्योंकि राइट हैंड साइड पे बना है, क्योंकि फोकस कितना था 10 ये है तो 10 ये होगा, और 15 सेंटीमीटर बन रहा है, तो यानी f2 और 2f2 के बीच में बनना होगा इमेज। तो क्योंकि राइट हैंड साइड पे बनना है इसलिए पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। आपसे पूछ रहा है वस्तु बताओ, वस्तु कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा होगा। तो वैसे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ, आप थोड़ी सी बुद्धि लगाइए कि इसके बीच इमेज कब बनाते हैं। याद कीजिए इसके बीच कब बनता है बच्चों, इसके बीच कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट हम इसके या इसके पार रखते हैं, इधर रखते हैं ऑब्जेक्ट को,
तो 20 सेंटीमीटर से दूर, 20 सेंटीमीटर से दूर। भाई 10 तो ये हो गया फोकस, फिर 10 ये हो गया, तो 10 ये हो गया, 10 हो गया, 20 ये 20 हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो 20 के बाद रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ 20 सेंटीमीटर से परे, यानी 20 मीटर, बियॉन्ड 20 सेंटीमीटर आप आंसर आएगा, बियॉन्ड 20 सेंटीमीटर आप निकाल सकते हो। चलो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। ये तो होगा कॉमन सेंस, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखा होगा उनको समझ में आ गया होगा। फोकस 10 है, ये भी 10 होगा, इमेज बनना है इनके बीच में क्योंकि 15 है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, और यहाँ पर इमेज तब बनता है जब इसके दूर होता है। तो 20 सेंटीमीटर के बाद ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर। आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो। कैसे? फोकस आपके पास 10 है, फोकस जो है ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फोकस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, वी जो है वो भी आपका जो है वो 15 सेंटीमीटर दे रखा था। और फॉर्मूला क्या होता है लेंस का? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे लेंस फॉर्मूले के इस्तेमाल से। 1/v, v कितना है? 15 है, u हमें पता नहीं, f जो है वो हमारा 10 है। 1/15 की जगह 1/15, ये जो माइनस, ये जो प्लस का 1/10 है इधर ले जाइए, माइनस का 1/10, और माइनस का आपका इधर आ जाएगा 1/u। एलसीएम लोगे 15 और 10 का एलसीएम लोगे 30 आएगा। 15 के टेर में 30 दो बार में आता है, 10 के पार में 30 तीन बार में आता है। 1/u माइनस करोगे तो माइनस 1/30 इक्वल टू 1/u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 की u से करो -u, 30 की 1 से करो 30, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो u इक्वल टू -30। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या दोबारा वीडियो समझ लेना, वीडियो आपके पास रहेगा, अब दोबारा समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज बार बार समझ लें। तो मैं कहने का मतलब देखो, अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप डायरेक्ट कर दोगे कि 20 सेंटीमीटर के बाद बनेगा, और नहीं आप इतना ज़्यादा नहीं नॉलेज रखते साइंस का, इतना ज़्यादा आपको हार्ड लगता है, तो ये रहा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लीजिए, तब भी तो 20 से ज़्यादा है ना। तो 30 का मतलब क्या है? 20 से ज़्यादा, बियॉन्ड 20, बियॉन्ड 20, 20 के बाद 30 आ रहा है, तो आपका सी जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। निम्नलिखित दर्पणों में से किस दर्पण के को सुरक्षित वाहन चालक के रूप में, याद कीजिए गाड़ियों में बताया था आपको, गाड़ियों में, व्हीकल्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। तो बच्चों गाड़ी में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? गाड़ी में हम, याद होगा, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं साइड मिरर के रूप में, याद है? साइड मिरर के रूप में हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं ताकि पीछे की गाड़ी को हम देख सकें, जो पीछे हमारी गाड़ी आ रही है उनको हम देख सकें और उसके अकॉर्डिंग हम गाड़ी को टर्न कर सकें। तो गाड़ियों में बच्चों, व्हीकल्स के अंदर सेफ ड्राइविंग के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, इसको साइड मिरर बोलते हैं, पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 लेके आता हूं। क्वेश्चन नंबर 25, ओहो, यहां पर आपका देखिए सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है और यहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूं सेक्शन बी। तो आइए सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। ये आपको देखते ही पता लग जाएगा, ये देखिए ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है, और यहाँ पे x दे दिया, यहाँ y दे दिया, आपको पूछा x और y। तो बच्चों अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा चैप्टर 1 का, याद कीजिए, वहां भी मैंने आपको दिखाया था। अब एक काम कर लिए, चैप्टर 1 का वीडियो मैंने आपको रिवाइज कराया था ना, 2 दिन पहले रिवीजन कराया था। मैंने प्रॉमिस क्या किया था, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। ये रिएक्शन भी उसमें मैंने आपको बताया था, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपने रिएक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये भी 6 होता है, यहाँ भी 6 होता है, यहाँ भी 6 होता है, यहाँ भी 6 होता है। मुझे बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये 6 होगा और 6 होगा। बाकी अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो वीडियो देख लो, उसमें मैंने हर चीज बता रखा है। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? जब अम्ल की कुछ मात्रा को पानी में डाला जाता है, फिर से वही बात कि ये पानी है, इसमें हमने अम्ल को डाल दिया, तो जब पानी के अंदर, जब जल के अंदर पानी को मिलाया जाता है तो एक तो आयन बाहर आते हैं, आपको पता होगा, और इसको तनुकरण बोलते हैं क्योंकि एसिड की पावर कम हो जाती है, तो आयन भी बाहर आते हैं और तनुकरण भी बोलते हैं। तो इस आपसे पूछा जा रहा है, जब अम्ल की कुछ मात्रा को पानी में डाला जाता है तो इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया होगी? तो आयनीकरण तो होगा क्योंकि आयन रिलीज होता है, और उदासीकरण तो नहीं होगा। तनुकरण, हाँ जी, तनुकरण भी होगा। लवण का निर्माण नहीं होता क्योंकि अम्ल क्षारक के साथ मिलकर लवण बनाता है। तो दो चीज होगी, एक आयनीकरण क्योंकि आयन बाहर आएगा, और दूसरा तनुकरण, इसे डिल्यूशन बोलते हैं। तो पहला और तीसरा सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ये रहा आपका आंसर। इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स
व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। अगर मान लीजिए आपके पास वाटर है और आपने इसमें एसिड डाल दिया, तो जब वाटर में आप एसिड डालोगे तो एक तो आयन रिलीज होते हैं जिसे हाइड्रोनियम बोलते हैं, आयन रिलीज होते हैं, और दूसरा इस प्रोसेस को डिल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आयन भी रिलीज होगा और डिल्यूशन भी होगा, इसलिए इसको आयनोजाइशन और डिल्यूशन दोनों नाम से जाने जाएंगे। ये आयनोजाइशन भी है और डिल्यूशन भी है, तो जो बी है जो आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 डायरेक्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 से लिया गया है। समांतर अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। अधिकतर अधातुएं जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? याद कीजिए, मैंने स्पेशल केस कराया था चैप्टर 3 में। दुनिया में एक ही ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, वो होता है ग्रेफाइट। तो देखिए ग्रेफाइट ये रहा, कितना सिंपल, आपने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। जनरली जो नॉन मेटल होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो नॉट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के? कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? तो एक ही ऐसा नॉन मेटल होता है जो गुड कंडक्टर होता है, वो होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आपका बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक का यौगिक बनाता है। आपसे कह रहा है कोई तत्व है, हमें नहीं पता वो तत्व कौन सा है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उच्च गलनांक का कोई यौगिक बनाता है जो कि पानी में घुलनशील है और पानी में वो घुल भी जाता है। आपको बताना है वो तत्व क्या हो सकता है। तो मैं आपको तत्व का नाम बताने वाला हूं। देखिए आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयन। अब आपको नहीं पता तो आप सिंपल सी बात सोचिए, पानी में कार्बन, सिलिकॉन, आयन ये तीनों नहीं घुलते हैं, तो बचा कौन? कैल्शियम। तो कैल्शियम आंसर होगा। कॉमन सेंस की बात है ना, जो कार्बन, सिलिकॉन और आयरन होते हैं वो पानी में घुलते नहीं है, घुलता कौन है? कैल्शियम। तो कैल्शियम आपका आंसर आ जाएगा। एक एलिमेंट है जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कोई एलिमेंट हमें नहीं पता, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो कंपाउंड बनाता है हाई मेल्टिंग पॉइंट का, जो कि सोल्यूबल है वाटर में। तो बच्चों कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और आयन में एक ही ऐसा है जो वाटर में सोल्यूबल होता है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वाटर में सोल्यूबल होता है, तो बाकी हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हम कैल्शियम पे टिक कर देंगे। आपको पूछा जा रहा है, एक टेबल का फॉर्म में दिया हुआ है, टेबल आपको दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कॉलम ए और कॉलम दो को सही मिलान करना है। विरंजक चूर्ण जो होता है रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक, बिल्कुल ठीक बात है। ये विरंजक चूर्ण आपने पढ़ा होगा। ब्लीचिंग पाउडर, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो एक ऑक्साइडाइजिंग एजेंट होता है। तो पहले का तो यही मैचिंग है, पहले का तो यही मैचिंग है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर अस्थायी कठोरता को हटाता है, नहीं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाँ जी, बेकिंग पाउडर इसी से तो बनता है, बेकिंग पाउडर इसी से तो बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दुर्लभ खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। जो बेकिंग पाउडर होता है ना हमारा, जो आपने बेकिंग पाउडर सुना होगा, खाने का सोडा जैसे हिंदी बोलते हैं, तो बेकिंग पाउडर किससे बनता है? इसी तो बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक दूसरा कोई एसिड होता है, इन दोनों को मिला के तो बनता है बेकिंग सोडा। तो ये आ गया सी। और धोने का सोडा, जो वॉशिंग सोडा होता है, उससे अस्थायी कठोरता दूर होती है पानी की, जो हार्ड वाटर होती है उसकी हार्डनेस को दूर करता है ये। तो पहले का हमें मिला सी, पहले का सी देखो, पहले का सी था ना, नहीं पहले का ए, पहले का ए, पहले का ए, पहले का यहाँ भी है, पहले का ए यहाँ भी है, दूसरे का सी, दूसरे का बी, ये गलत हो गया, दूसरे का सी मिल गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और थर्ड का बी, थर्ड का बी था तो थर्ड का बी, ये भी ठीक है। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश मीडियम। ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्साइडिंग एजेंट होता है। बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड से मिलकर बनता है। और वॉशिंग सोडा, सोडा होता है रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को। तो फर्स्ट का सी था, फर्स्ट का ए था, फर्स्ट का तो ए ही था, तो फर्स्ट का ए यहाँ भी है, ए भी यहाँ भी है। ब्लीचिंग पाउडर सेकंड का सी है, सेकंड का सी, और थर्ड का जो है वो बी है, तो थर्ड का बी। इस हिसाब से डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। निम्नलिखित में से मैग्नीशियम धातु, अब यहाँ पे मैग्नीशियम धातु है, याद रखना कि बच्चे कंफ्यूज आते हैं, ये मैग्नीशियम धातु है बच्चों, मैग्नीशियम रिबन नहीं है, ये मैग्नीशियम धातु है, के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। मैग्नीशियम धातु के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहे सारे सही होंगे, कोई एक ऐसा होगा जो मैग्नीशियम धातु के बारे में गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसे आपको पहचानना है। ऑक्सीजन के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो चमकती हुई श्वेत ज्वाला उत्पन्न करता है, सही बात है, चमकती हुई श्वेत ज्वाला उत्पन्न करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। शीतल जल के साथ अभिक्रिया करके
मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करना तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करना। गलत है ये, यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यही हमने पकड़ लिया कि ठंडे जल के साथ ये अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता। इवन ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता, तो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ से बनेगा और हाइड्रोजन गैस कहाँ से उत्पन्न होगा। तो बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। आगे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करके, बिल्कुल मैग्नीशियम धातु गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है, चैप्टर 3 में दिया हुआ है। और भाप के साथ भी अभिक्रिया करती है। ये ठंडे जल के साथ बच्चों अभिक्रिया नहीं करती, तो बी जो है वो स्टेटमेंट गलत था। ऐसे ही हम इंग्लिश मीडियम ले आता हूँ उसको। मैग्नीशियम मेटल है आपके बारे में, मैग्नीशियम मेटल के बारे में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम मेटल पढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मैग्नीशियम मेटल के बारे में कौन गलत है। तो ये बर्न जब होता है ऑक्सीजन के साथ तो वाइट डेजलिंग फ्लेम बनाता है, बिल्कुल ठीक बात है। इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। जो मैग्नीशियम मेटल होता है ना बच्चों, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। ये चैप्टर 3 में जाके देखो ना, चैप्टर 3 में है ये पूरा डिटेल। मैग्नीशियम मेटल जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है। तो बाकी सारे स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए बी गलत होगा। नाउ असर्शन रीजन वाले आ गए, तो ये आपको मैं बार बार देखो मैथ में भी आपको सिखा चुका हूं, मैं एसएसटी में भी आपको सिखा चुका हूं। असर्शन रीजन की ये आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूं। मैं साइंस में भी शॉर्टकट आपको सिखाता हूं। देखिए, ए असर्शन और रीजन, अगर दोनों ठीक हो, दोनों स्टेटमेंट ठीक हो और दोनों एक ही के बारे में बात कर रहे हो तो ए, दोनों ठीक हो और दोनों एक ही के बारे में बात नहीं कर रहा हो तो बी, पहला सही हो दूसरा गलत हो तो सी, और पहला ही गलत हो जाए तो दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो डी। ये मेरा शॉर्टकट याद रखिए। दोनों सही हो और दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहा हो तो ए, दोनों सही हो और दोनों अलग अलग बारे में बात कर रहा हो तो बी, पहला सही है दूसरा गलत है तो सी, और पहला गलत है दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो डी आंसर आएगा। तो मैं ये ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये हर मैं आपको मैथ में भी बता चुका हूँ, साइंस में भी बता चुका हूँ, आपको पता होगा असर्शन रीजन के सारे ऑप्शन। आइए असर्शन रीजन के मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताता हूँ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, बिल्कुल ठीक बात है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक वीक बेस है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आग बुझाने में प्रयोग होता है, ठीक बात है कि भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल आग बुझाने में, आपके बुक में भी दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल आग बुझाने में होता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक दुर्बल क्षार है, ये भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये दुर्बल क्षारक है इसलिए इसका आग बुझाने में, ऐसे दुर्बल क्षारक तो बहुत है हमारे घरों में, क्या सबका इस्तेमाल आप आग बुझाने में करोगे? आप खुद बताओ। क्या आपको लगता है कि वीक बेस है, ये वीक बेस है इसलिए हम इसका फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल करेंगे? ऐसे तो बहुत वीक बेस है, वीक बेस तो बहुत है ना घर में, क्या सबका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में करते हो क्या? तो केवल वीक बेस होने से फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल नहीं होगा। तो हाँ, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन दुर्बल क्षारक की वजह से इसका आग बुझाने में इस्तेमाल नहीं होता। तो इन दोनों का रीजन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक करोगे, इसका आंसर बी आएगा। 32 पे आता हूं। प्रकाश संश्लेषण को एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया माना जाता है, बिल्कुल ठीक, चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था, अब जाके चेक कर लो मेरा चैप्टर 1 का वीडियो। मैं तो कह चुका हूं ना, चैप्टर 1 में आपको चैलेंज दे चुका हूं। अभी मैंने चैप्टर 1 रिवीजन कराया, अभी मैं चैप्टर 2 आपको कराने वाला हूं आज या कल में। जो मैं करा दूं उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको, चाहे कितना भी पेपर उठा लो, किसी सीबीएसई का ले आओ, स्टेट बोर्ड का ले आओ, सैंपल पेपर ले आओ, स्कूल का पेपर ले आओ, जो मैं आपको रिवीजन, जो शॉर्ट ट्रिक आपको दे रहा हूं, जो वन शॉट का वीडियो दे रहा हूं, जो मैं आपको वन शॉट का वीडियो दे रहा हूं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, खत्म बात। आप उसे पढ़ो बस, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है लेकिन उससे बाहर नहीं आएगा। जो प्रकाश संश्लेषण है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, मैंने चैप्टर 1 में बताया था आपको। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ऊष्मा क्षेपी होगा तो ऊर्जा कहां से उत्पन्न होगा? क्या बेवकूफ वाली बात है, अगर वो ऊष्मा शोषी है तो ऊर्जा तो उत्पन्न नहीं कर सकता ना। तो ये स्टेटमेंट गलत, यानी पहला सही है और दूसरा गलत है। तो जब पहला सही हो दूसरा गलत हो तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक बात है, लेकिन एनर्जी थोड़ी रिलीज होगा। अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और वो कह रहा है एनर्जी को रिलीज, तो गलत लिखा हुआ है ना, एनर्जी को तो एब्जॉर्ब करना चाहिए, एंडोथर्मिक है, तो ये गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए। क्षुद्रांत की जो छोटी आंत होती है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इंटरनल वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस विली। हमारे इंटरनल इंटेस्टाइन में बहुत सारे विली पाए जाते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे विली होते हैं, और ये विली जो होता है वो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन, ये भी ठीक है।
तो बहुत सारे जो विली हैं वो करता क्या है, वो बहुत सारे मात्रा में कर क्या रहा है, वो डाइजेशन को ही तो बढ़ा रहा है, तो रीजन भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक कर देना। हिंदी में आता हूँ मैं। हमारे हिंदी में देखिए, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में दीर्घरोम होता है और ये दीर्घरोम अवशोषण की सतही क्षेत्र को बढ़ा देता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये दीर्घरोम बहुत सारे हैं और ये बहुत सारे होने का रीजन यही है कि ये हमारे जो डाइजेशन का एरिया उसको इंक्रीज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे शरीर में मूत्र निर्माण के द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। जो इन आर बॉडी, हमारे बॉडी में द पर्पस ऑफ यूरिन, यूरिन का पर्पस क्या होता है, फॉर्मेशन इज टू फिल्टर आउट द सब्सटेंस विच आर वेस्ट, जो वेस्ट है उसको बॉडी से निकालना, बिल्कुल सही बात है। हमारे शरीर में जो मूत्र होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। मूत्र का निर्माण निर्माण ग्रहण किए हुए जल तथा अवशोषित भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। आपने कितना पानी पिया, आपने कितना पानी पिया और आपने कितना भोजन किया, इसी पे तो निर्भर करता है ना आपकी मूत्र की मात्रा। तो ये दोनों सही है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूत्र की बात हो रही है, यहाँ भी मूत्र की बात हो रही है, जो कि जल और उस पर डिपेंड करता है। तो दोनों सही है और रीजन भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आएगा। हमारी बॉडी में यूरिन का पर्पस क्या होता है कि हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सके। और सेकंड आपको दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ यूरिन, अमाउंट ऑफ यूरिन किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ वाटर पे, कि आपने कितना पानी पिया, आपने कितना पानी पिया, वी ड्रिंक एंड द फूड एब्जॉर्ब, और हमारी बॉडी ने कितना फूड एब्जॉर्ब किया। तो बिल्कुल सही बात है, इसलिए ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि यहाँ भी यूरिन की बात हो रही है और इसमें भी आपकी यूरिन की ही बात हो रही थी, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। 35 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। भोजन के डब्बों में अंदर की परत जिंक के बजाय टिन की बनी होती है। जो भोजन का डब्बा होता है ना, ये उसमें अंदर की जो परत होती है, अंदर की जो परत होती है वो टिन का बनाता है, वो टिन का होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, टिन का ही होता है। क्यों? क्योंकि कम रिएक्टिव होता है, ये जिंक से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए अंदर टिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि खराब ना हो जाए। तो फूड केन आर कोटेड विद टिन एंड नॉट द जिंक, टिन से कोटेड किया जाता है, अंदर बेटा टिन की कोटिंग होती है जिंक की बजाय। क्यों? क्योंकि जिंक टिन से अधिक अभिक्रियाशील होती है, जिंक जो होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, ये भी सही है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि फूड के डब्बों में अंदर हम टिन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि टिन कम रिएक्टिव है ना और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक खराब हो जाएगा, टिन खराब नहीं होगा। तो रीजन भी ठीक है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम लोग जिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम टिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कम रिएक्टिव है इसलिए इसका अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसका रीजन भी यही है, इसलिए ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। 36 पढ़िए। निम्नलिखित में से किस में हृदय में रुधिर का परिसंचरण एक चक्र में केवल एक बार होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग द साइकिल पासेस थ्रू द बॉडी? हमारी जो डबल सर्कुलेशन होती है ना बच्चों, हमारी बॉडी में क्या होती है, डबल सर्कुलेशन। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके शरीर में केवल वन साइकिल होता है, केवल सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है? तो रैबिट में तो हो नहीं सकता, इसमें मैमेलिया में आता है। उसके बाद क्रोकोडाइल पैट एप्स में आता है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। वेल्स एलिफेंट एनिमेलिया में आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, डॉग फिश पॉसिबल है, टोड पॉसिबल है, लिजार्ड पॉसिबल है। तो डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इनमें ब्लड का फ्लो केवल एक ही बार होता है इनके हार्ट से। हिंदी में डॉग फिश, टोड और छिपकली, इनके में एक ही बार ब्लड का फ्लो होता है, इसलिए डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पहले इंग्लिश में पढ़िए। द टेबल गिवन बिलो, आपको एक टेबल दिया हुआ है, शो द रिएक्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट विद एसिड एंड बेस, कुछ एलिमेंट का एसिड और बेस के साथ रिएक्ट किया गया है टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ताकि वो हाइड्रोजन गैस निकाल सके। और आपसे पूछा क्या जा रहा है ये भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये रहा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर एम्पोथेटिक ऑक्साइड? सर एम्पोथेटिक ऑक्साइड आपको पता है क्या होता है? एम्पोथेटिक ऑक्साइड वो होता है चाहे वो एसिड के साथ रिएक्ट करे या बेस के साथ रिएक्ट करे, दोनों ही केस में वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, उसे बोलते हैं एम्पोथेटिक ऑक्साइड। जो एसिड एंड बेस किसी के साथ भी रिएक्ट करे वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो चेक करते हैं कौन ऐसा है जो एसिड और बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। तो देखिए पहले में एसिड क्रॉस हो गया तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दूसरे में ये सही है, ये सही है, हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट हो रहा है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये भी ठीक है।
इसमें एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, बेस के साथ नहीं हो रहा है, गलत, क्योंकि एम्फोथेरिक तो दोनों के साथ रिएक्ट होता है। एम्फोथेरिक कौन होता है? जो एसिड के साथ भी रिएक्ट हो जाए, बेस के साथ रिएक्ट हो जाए। तो सेकंड और थर्ड ये दोनों ठीक है। हिंदी मीडियम, आपको एक टेबल दिया हुआ है, टेबल आपको दिखाई दे रहा होगा। नीचे के रेखा के चित्र में हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करने हेतु कुछ तत्वों को अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया को दर्शाया गया है। भाई अम्ल के साथ और क्षार के साथ उनकी अभिक्रिया बताई गई है। इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? याद कीजिए चैप्टर 3 में मैंने आपको उभयधर्मी ऑक्साइड बताया था। उभयधर्मी ऑक्साइड वो होता है जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और जो क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है, दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, और दोनों ही केस में लवण और जल की फॉर्मेशन करता है। तो ये देखिए सेकंड में देखिए दोनों के साथ रिएक्ट हो रहा है, थर्ड में देखिए दोनों के साथ रिएक्ट हो रहा है। पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले ही क्रॉस हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस है। तो इसमें दोनों में यस है, इसमें दोनों में यस है, और उभयधर्मी ऑक्साइड होता है जो दोनों के साथ रिएक्ट करता है। इसलिए अम्ल और क्षार सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड, ये रहा सी ऑप्शन, सेकेंड और थर्ड। ठीक है बच्चों, सेकेंड और थर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सेकेंड और थर्ड आया था, तो सेकेंड और थर्ड सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, लसिका तंत्र में लसिका के अंदर प्लाज्मा की तुलना में क्या अधिक होते हैं? जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें लिम्फ कंटेन होता है, लिम्फ के अंदर क्या कंटेन, लिम्फ कंटेन मोर ऑफ देन प्लाज्मा। जो हमारा लिम्फ है ना, लिम्फ आपने लसिका पढ़ा होगा, आपके चैप्टर 6 में दिया हुआ है लसिका। लिम्फ में ज्यादा कंटेन क्या होता है? तो इसका आंसर है वाइट ब्लड सेल। जो वाइट ब्लड सेल होता है बच्चों लिम्फ में सबसे ज्यादा होता है। तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो इसका, WBC सबसे ज्यादा होता है लिम्फ सिस्टम के अंदर। यदि किसी लेंस की क्षमता, ये आपको क्षमता दिया हुआ है लेंस की, पावर आपको दिया हुआ है कि भाई -2.0 है, तो इसका अर्थ है कि यह लेंस एक, अब ये पूछ रहा है कि लेंस कैसा है। इफ द पावर ऑफ लेंस -2.0 डायोप्टर देन इट मीन्स दैट द लेंस इज, अब आप एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब कभी भी पावर अगर नेगेटिव है, अगर कभी भी पावर आपको नेगेटिव दिया होता है तो ये अवतल लेंस की पहचान होती है, ये अवतल लेंस होता है। अगर पावर नेगेटिव होता है तो ये कॉनकेव लेंस होता है बच्चों, ठीक है, कॉनकेव लेंस होता है। तो ये तो पता लग गया कॉनकेव लेंस। अब ऑप्शन में देखिए अवतल लेंस यहाँ पर भी है, अवतल लेंस यहाँ पर भी है, या तो ए होगा या सी होगा, बी और डी आप हटा दोगे। कॉनकेव यहाँ पर है, कॉनकेव यहाँ पर है, कॉन्वेक्स को हटा दो, क्योंकि पावर जो नेगेटिव होती है वो केवल कॉनकेव की होती है। अब इनमें से कौन सा होगा तो इसके लिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। पावर आपको दिया हुआ है -2, 1/f एज इट इज। आप इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, f यहाँ आ जाएगा और -2 आपका यहाँ आ गया। अब आप डिवाइड करोगे 1 को और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इनकी 2 से आप कर दोगे क्योंकि आपको मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको इसे कैंसिल करोगे, 100 को 2 से कैंसिल करोगे तो 50 और साथ में माइनस, तो जो फोकस होगा वो -50 आएगा। फोकस आपका कितना आएगा? -50 आएगा। तो फोकस आपका अवतल लेंस और फोकस देखिए -50 ए में आ गया ना। जो कॉनकेव लेंस है हमें पता लगा, कॉनकेव कैसे पता लगा? क्योंकि पावर नेगेटिव है और फोकल लेंथ क्या है? -50, तो ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है, एज इट इज बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये। रे फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। आपसे कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है आपके पास और उसका जो रे है ना, जो सनलाइट की रे होती है, रे फ्रॉम सन, सनलाइट की जो रे होती है वो कन्वर्ज होती है 25 सेंटीमीटर दूर। तो ये कुछ नहीं, ये फोकल लेंथ दिया होता है, ये फोकल लेंथ दिया हुआ है जहां पर सनलाइट की रे कन्वर्ज होती है, तो इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25। ये क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, सूर्य की किरणें किसी अवतल दर्पण ये रहा के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर अभिसारित होती है। जो सनलाइट है ना वो एक पॉइंट पर काटती है, तो उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। फोकस क्या होता है? जहां पे सारी रे इकट्ठी होती है। तो ये फोकस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। वस्तु को कितनी दूर पर रखा जाए ताकि उसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान हो? आप सब जानते हो कि प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के समान कब होती है?
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान के आकार के तब होती है जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है। जब यहाँ पर वस्तु होता है तभी तो सेम साइज की बनती है ना इमेज। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तभी तो उसकी इमेज सेम बनती है ना। तो ये कितना डिस्टेंस होगा, 25 ये हो गया, तो 25 ये होगा, तो 25 और 25 टोटल कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर दूर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी तो इमेज सेम बनेगी। तो देखिए 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो 50 सेंटीमीटर आपका बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर हो गया, समझना भी है। समान आकार कब बनेगा, जब हम सी पर रखेंगे। तो ये 25 था तो ये भी 25 होगा, 25 25 50 हो गया, 50 पे रखेंगे तो इमेज सेम बनेगा। तो 50 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। वे जीव जो मृत और सड़े गले पदार्थों को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मृतपोषी या मृतजीवी कहते हैं। जो जीव मृत और सड़े गले पदार्थों को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मृतजीवी या मृतपोषी। तो ये डायरेक्ट आंसर है, इसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंग्लिश में देखिए, ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड और डिकेइंग मैटर खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए। इन किडनी, किडनी के अंदर जो ग्लोम्युरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ग्लोम्युरल्स होते हैं उनका क्या काम होता है। वृक में जो केशी का गुच्छ होते हैं या जिनको हम ग्लोमेरुल्स बोलते हैं उनका क्या कार्य होता है। तो अगर आपने चैप्टर 6 पढ़ा होगा किडनी का, लास्ट में आपको एक्सक्रिएशन सिस्टम के बारे में गिवन है बहुत अच्छे से। तो इसके डायरेक्ट आप बता सकते हो कि जो ये केशिका गुच्छ होते हैं वो हमारे मूत्र का निस्पंदन करते हैं या उसको छानते हैं। तो ये यूरिन को फॉर्मेशन में और फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। यूरिन फॉर्मेशन बाय फिल्ट्रेशन, यूरिन को फिल्टर करके यानी पानी को फिल्टर करके यूरिन में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों जो याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इसके लिए आपको बस नॉलेज होनी चाहिए। जो ग्लोमेरुल्स होते हैं वो यूरिन फॉर्मेशन बाय फिल्ट्रेशन, यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं वाटर को फिल्टर करके, ये निस्यंदन द्वारा मूत्र का निर्माण करते हैं। तो बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपका न्यूमेरिकल बेस है, तो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन का आंसर आप खुद सॉल्व कर सकते हो। एक गोलीय लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जलती हुई मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ उसके प्रकाशीय केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक स्क्रीन पर बनता है। इस लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको U और V दो चीज गिवन है और आपसे फोकस दूरी आपसे पूछा जा रहा है। एक गोलीय लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जलती हुई मोमबत्ती, यानी हो गया ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ उसके प्रकाशीय केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे स्क्रीन पर बनता है, ये प्रतिबिंब हो गया। तो आपसे पूछ रहा है लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, ये U है ये V है, आप फॉर्मूला लगा दोगे भाई 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F का फॉर्मूला लगा दोगे। V कितना है, V आपके पास 60 है, U आपके पास 30 है, लेकिन U हमेशा क्या होता है, U हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, ये फॉर्मूले में माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1/F। आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 90, ये आ जाएगा आपका 60 आपका एलसीएम आ गया, और 1 + 2 इक्वल टू 1/F। तो 3 में 60 इक्वल टू 1/F, 3 से कैंसिल कर दोगे, 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, F की 1 से करोगे F, 20 की 1 से करोगे 20। तो फोकस कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो न्यूमेरिकल का, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ये U गिवन है, ये V गिवन है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर दीजिए लेंस का फॉर्मूला लगा के, तो 20 आपका आंसर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। द इमेज ऑफ कैंडल, इन कैंडल की इमेज जो होती है ना वो प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, जो कैंडल है उसको 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया लेंस से फ्रॉम ऑन ए स्क्रीन, और स्क्रीन पर एक इमेज बनती है जो कि उसके लेंस से कितने डिस्टेंस पर है, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो ये U है, ये कैंडल का डिस्टेंस, ये उसके इमेज का डिस्टेंस। तो आपसे पूछ रहा है इट्स फोकल लेंथ विल बी, फोकल लेंथ बताओ, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, फोकल लेंथ आप निकाल लोगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखिए पहले, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या कहता है, कौन सा कथन एक लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस
के बीच में और फोकस के बीच में संबंध दर्शाता है। तो जब क्षमता बढ़ती है, जब P बढ़ता है, जब P बढ़ता है तो फोकस दूरी घटता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है, रेसिप्रोकल होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगी फोकस अपने आप कम होती जाएगी। इन दोनों के बीच बच्चों उल्टा रिलेशन होता है। आपसे पूछ रहा है पावर ऑफ लेंस और फोकस के बीच में संबंध, तो पावर ऑफ लेंस और फोकस के बीच के संबंध का फॉर्मूला ये होता है। तो अगर फोकस को कम करोगे तो पावर बढ़ेगी, या उल्टा हो सकता है पावर को बढ़ाओगे तो फोकस कम होगी। तो जब क्षमता बढ़ती है यानी पावर बढ़ती है तो फोकस दूरी घटती है। बिल्कुल सही बात है, ये हमें मिल गया। आपसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ जो रिलेशन बताए पावर का और फोकल लेंथ का। तो पावर और फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है P = 1/f। ये रिलेशन हमें बताता है कि पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी पावर को बढ़ाओगे तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। देखो ना 1/f है, 1/f मतलब उल्टा रिलेशन होता है। तो व्हेन पावर इंक्रीज, अगर पावर इंक्रीज करोगे तो फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें ए मिल गया जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 ये आपके बुक में दिया हुआ है चैप्टर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45, एक आयताकार कांच के गुटके से गुजरते प्रकाश की किरण के पथ को पता लगाने के लिए 4 विद्यार्थियों ने एक प्रयोग के परीक्षणों को निम्नलिखित तरीके से सारणीबद्ध किया। आपको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, अगले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, जैसा आप देख सकते हो। आपने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जब कांच के टुकड़े के अंदर लाइट जाती है ना, ये आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। तो पहले तो कांच के टुकड़े में अभिलंब के पास आती है, नॉर्मल के पास आती है, और फिर क्या होता है नॉर्मल से दूर आती है, ये आपने पढ़ा होगा। इन एन एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास। तो जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट पास होती है तो पहले नॉर्मल के पास आती है, फिर नॉर्मल से दूर जाती है। तो यहाँ पर 4 स्टूडेंट का आपको एक डाटा दिया हुआ है और आपको बताना है कि बेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे 30, ये आपको आई जो है वो 30 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है। सेकेंड बच्चे ने भी 30 देखा, थर्ड ने भी 30 देखा, फोर्थ ने भी 30 देखा। ठीक है सॉरी बच्चों। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये छोटा होगा हमेशा। एक क्वेश्चन में आपको पहले बताया था, ये छोटा होता है हमेशा। आई हमेशा आर से छोटा होता है। तो 18, ये बिल्कुल सही बात है। 20 डिग्री, 17 डिग्री और 21.5 डिग्री। उसके बाद एंगल ई, एंगल ई जो है आपके पास, एंगल ई देखिए ध्यान से। एंगल ई आपको इमरजेंट रे बोलते हैं इसको, इमरजेंट रे। तो ये आ गया आपका 32 आ गया। तो 32 आपके बाद दिया हुआ है, फिर 30.5 दिया हुआ है, फिर 32 दिया हुआ है, फिर आपका 34.5 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेस्ट ऑब्जर्वेशन इनमें से कौन सा है। तो कैसे पता लगाते हैं उसका एक तरीका है। देखिए ये तो सबका सेम है, तो इसमें तो हम कह सकते हैं कि भाई सारे बच्चे सही हैं इस वाले में केस में। बट इस वाले केस में ध्यान से देखिए, इस वाले केस को आप ध्यान से देखिए। जो एंगल आर है, एंगल आर, अब ये 18, 17 और 21.5 ये एंगल निकालना बड़ा मुश्किल काम है। 20 फिर भी हमारे पे डाटा लगभग ठीक है। उसके बाद ये डाटा 18 के बाद आपका 32 हो गया, जबकि यहाँ पर देखिए रेशियो में ज़्यादा फर्क नहीं है। आप देख पा रहे हो 30, 20, 30, तो यही रेशियो होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जबकि इनमें देखिए बहुत डिफरेंस है, ये देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस हो गया, यहाँ भी आपका 4 से ज़्यादा का डिफरेंस है। बट इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो एंगल इंसिडेंट रे होता है और जो इमरजेंट एंगल होता है, इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो सेकंड स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन, वैसा ऑब्जर्वेशन लगभग सबका सही है, बट बेस्ट पूछा गया है तो सेकंड और स्टूडेंट का जो ऑब्जर्वेशन वो बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि इनके बीच का ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाकर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46, ये चैप्टर 10 का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है डायमंड का जो कि 2.5 है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, तो आपसे कह रहा है कि बताओ लाइट की स्पीड क्या होगी डायमंड में। हिंदी में, यदि निर्वात के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.5 है, आपको अपवर्तनांक गिवन है 2.5, तो हीरे में प्रकाश का चाल क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आपने जरूर पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा।
चैप्टर 10 में है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C अपॉन V। यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी गिवन है जो कि 2.5 है, तो n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप लिख सकते हो 2.5। C मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही तो पढ़ा है हमने। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 इंटू 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम यहाँ पे डायमंड है, तो V। C जो होता है इसे बोलता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मीडियम यहाँ डायमंड है, ये V जो है वो डायमंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमें पता नहीं है हम इनके करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, V से मल्टीप्लाई करो तो 2.5V इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, आपको V निकालना है तो 3 इंटू 10⁸, और 2.5 से आप डिवाइड कर दोगे, पॉइंट हटा दो, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, पॉइंट हटाते ही, पॉइंट हटाओगे एक संख्या, एक जीरो लग जाएगा। 6 आप 5 से काट सकते हो, और 5 सेकेंड से करोगे 6 आएगा, 5 सेकेंड से करोगे 5 आएगा, फिर 5 से इसको कैंसिल करोगे, 5 1 जा 5 और 0.2 आएगा, तो 1.2 और 10⁸, 1.2 और 10⁸। तो देखिए 1.2 और 10⁸, ये रहा सी ऑप्शन, ये रहा बच्चों। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, C अपॉन V का, जो चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था, इस फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए, आपसे कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये आपको 4 कंडीशन गिवन है। अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ये वाला केस होता है, इसमें 6 केसेस हमने पढ़े थे। एक कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज, एक इमेज बनाएगा लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर देन, जो इमेज होना चाहिए वो लार्जर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ऑब्जेक्ट से। हिंदी में निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक से अधिक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी एक्चुअल इमेज से ज्यादा बड़ा इमेज बनना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनना चाहिए। एक बात बताइए, आप सबने कॉनकेव मिरर पढ़ा है, कॉनकेव मिरर के 6 केस होते हैं, आपने कॉनकेव मिरर के 6 केसेस पढ़े थे। ये होता है पोल, ये आपका फोकस, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जब हम यहाँ पर रखेंगे तब इमेज बड़ा बनता है, जब हम यहाँ पर रखते हैं तो भी इमेज बड़ा बनता है। यहाँ पे रखेंगे लेकिन वो एक्चुअल इमेज नहीं बनता, वो बनता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वो एक्चुअल इमेज नहीं बनता। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर बनता है तो सेम साइज का बनता है, तो ये तो नहीं। जब यहाँ रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, तो ये भी नहीं। जब इन्फिनिटी पे होता है तो पॉइंट साइज का बनता है, तो ये भी नहीं। या तो वो C और F के बीच में रहेगा या F पे रहेगा, या तो C और F के बीच में और F पर अगर होगा तो वो उसका इमेज, क्योंकि C और F के बीच में जब होता है तो वो यहाँ पर इमेज बनता है, बड़ा इमेज बनता है, और जब फोकस पे होता है तो इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा इमेज बनता है। ये आपने केसेस पढ़े होंगे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, when the object is kept at a distance equal to radius of curvature, अगर हम radius of curvature यानी radius of curvature r यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे तो सेम साइज का बनेगा, हमें सेम साइज का नहीं चाहिए, हमें बड़ा इमेज चाहिए। When object is kept at a distance less than this focal length, अगर फोकल लेंथ से कम पे रखेंगे, फोकल लेंथ से कम पे रखेंगे तो हाँ इमेज तो बड़ा बनेगा, लेकिन वो एक्चुअल इमेज नहीं बनेगा, वो बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमें एक्चुअल इमेज चाहिए, हमें वास्तविक इमेज चाहिए, हमें एक्चुअल इमेज चाहिए, तो एक्चुअल इमेज नहीं बनता, उसमें लिखा हो ना एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल इमेज के लिए हमें जो फोकस से कम वाला है ये वाला केस नहीं लेना। उसके बाद आपके पास सी ऑप्शन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सही बात है। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जब वस्तु को उसकी वक्रता त्रिज्या यानी सी और फोकस यानी एफ के बीच में रखा जाएगा तो इमेज हमेशा बड़ा बनेगा, क्योंकि जब हम सी और एफ के बीच में रखते हैं ना ऑब्जेक्ट तो वो सी के बाद बनता है जिसका साइज बड़ा होता है। तो ये ऑप्शन आपके लिए ठीक है, तो हम सी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। अगला क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। आपने अभिक्रियाशील श्रेणी पढ़ी थी, याद कीजिए, आपको अभिक्रियाशील श्रेणी बताया था, कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है, चाचा वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था। इस हिसाब से आपको जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम को अरेंज करना है, इन सबको अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें सोडियम है, Na सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद मैग्नीशियम, कालू नाम का माली, आलू जरा, जरा मतलब जिंक, फीका पकाता है चाचा, तो ये आपने पढ़ा है, कालू नाम का माली, आलू एल्युमिनियम, फीका लेड, पकाता है हाइड्रोजन, तो ये आपने लाइन से पढ़ा होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये पढ़ा था ना आपने, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था। इसी प्रकार हम इंग्लिश में इसी चीज को पढ़ लेते हैं।
इंग्लिश में आप इसी चीज को पढ़िए। इंग्लिश में आपके पास क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। और आपके पास क्या क्या है, आपके पास बच्चों जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है और सोडियम है। तो इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है, तो सोडियम सोडियम सोडियम, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया मेरी बात, आगे बढ़ाओ। सोडियम, सोडियम के बाद है मैग्नीशियम, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, देखिए सोडियम के बाद मैग्नीशियम, इसमें तो है ही नहीं। लो आगे आपको पढ़ने की जरूरत, दो में ही आंसर पता लग गया हमें। दो से ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मिल तो गया। और किसी में है सोडियम के बाद मैग्नीशियम, और किसी में है सोडियम के बाद मैग्नीशियम, नहीं ना। तो इसी से आंसर पता लग गया, जो बी हमारा आंसर है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम। आगे हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको केस स्टडी दिया हुआ है, तो केस स्टडी मैं आपको पढ़ा देता हूं, फिर मैं आपको वन बाय वन आपको आंसर दूंगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से भी पढ़ सकते हो। बाकी मैं आराम से आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करता हूँ। पर ये केस स्टडी क्या है, एम्पोथेटिक रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट। जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है चैप्टर 11 में। जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ये एक फिनोमिना होता है जिसमें लाइट जो बेंड हो जाती है ऑन पासिंग थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। जब अर्थ के ये एटमॉस्फेयर है और जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो बेंड हो जाता है। As we move from the surface of the earth, density of air goes on decreasing। जो डेंसिटी होती है वो कम होती जाती है नीचे। लोकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर ऑल्सो इफेक्ट द ऑप्टिकली डेंसिटी ऑफ अर्थ। जो लोकल टेम्परेचर होती है अर्थ की अलग अलग जगहों की, वो भी अलग अलग होती है। तो डेंसिटी अलग अलग होती है अर्थ के अलग अलग जगहों के एटमॉस्फेयर की। ऑन अकाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार अपीयर हायर देन एक्चुअल पोजीशन। आपने पढ़ा होगा कि स्टार जो होता है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है। वी ऑब्जर्व एडवांस सनराइज डिले सनसेट। हम एडवांस सनराइज देखते हैं, डिले सनसेट भी देखते हैं। 2 मिनट का फर्क आपको बताया था। ओवल अपीयरेंस ऑफ द सन, सन हमें ओवल शेप में दिखाई देता है सनराइज के टाइम, सनसेट के टाइम। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण। तो वाइल प्लैनेट डू नॉट, जबकि प्लैनेट के साथ ऐसा नहीं होता। एक बात बताऊं मैं आपको सच्ची बात, केस स्टडी की ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं आपको दिखाता हूं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमने चैप्टर को पढ़ रखा है तो ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको अभी आंसर करके दिखाऊं, पर हिंदी में पढ़ा देता हूं एक बार। वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने पर प्रकाश के झुकने की प्रक्रिया है। जब ये हमारा अर्थ है, जब वायुमंडल में लाइट एंटर करती है तो वो बेंड हो जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह के ऊपर जाते हैं हवा का सघन कम होता जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं हवा का सघन कम होता जाता है। स्थानीय स्थिति जैसे तापमान आदि भी पृथ्वी के वायुमंडल के प्रकाशीय घनत्व को प्रभावित करती है। मेन चीज ये है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण देखो क्या क्या होता है। तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। हम सूर्योदय जल्दी देख पाते हैं, विलंबित सूर्यास्त देख पाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई देता है ना। हमें तारों का टिमटिमाहट दिखाई देता है, जबकि ग्रहों का नहीं। तो बच्चों ये सब क्यों होता है? ये तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। हमने पढ़ा तो है चैप्टर 11 में। चैप्टर 11 हमने पढ़ा ना एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या होता है, तो वही तो आपसे कह रहा है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको आंसर बताता हूँ, और आप देखना आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने बहुत अच्छे चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस पैराग्राफ की आपको नीड ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 49 वायु इंग्लिश में, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण अपीरेंट लेंथ ऑफ द डे, जो लेंथ ऑफ द डे होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, वो बढ़ती है। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अपरेंट लेंथ ऑफ द डे बढ़ती है। आप कहोगे ये कहाँ पढ़ा आपने? एक होता 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक सूर्य नहीं दिखाई देता। 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई दे रहा है, 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई दे रहा है, तो 4 मिनट लेंथ नहीं बढ़ गई डे की। डे मतलब क्या? जो हमें सन दिखाई दे रहा है वो डे तो है। आपसे कह रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की अवधि बढ़ती है घटती है? तो बढ़ जाती है ना। क्यों? क्योंकि 2 मिनट हमें पहले दिखाई देने लगता है सूर्य, 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। तो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद यानी 4 मिनट लेंथ नहीं बढ़ गई डे की, तो दिन जो था वो बढ़ जाता है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की अनुपस्थिति में अगर हम एटमॉस्फेयर को हटा दें, ये मैंने आपको बताया था चैप्टर में, अगर हम एटमॉस्फेयर को हटा दें तो सबको पता है आसमान का रंग काला दिखाई देगा। जो उसका एक्चुअल कलर है वो ब्लैक है, तो आपको ब्लैक ही दिखाई देगा ना, तो काला आपका आंसर आ जाएगा। अगर एटमॉस्फेयर को हटा देंगे तो आसमान का रंग काला दिखाई देगा।
उसके बाद इंग्लिश मीडियम, इसी क्वेश्चन को ब्लैक आंसर आप लिख सकते हो कि अगर एटमॉस्फेयर को हटा देंगे तो ब्लैक कलर का हो जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को हटा दें तो कलर ऑफ स्काई जो होगा वो ब्लैक होगा, तो ब्लैक आपका आंसर आ जाएगा। 51 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन डज नॉट अकर ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, इनमें से कौन सा, कह रहा है डज नॉट अकर, नहीं होता, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण नहीं होता। देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तो होता है, साफ क्लियर बात है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है, एडवांस सनराइज भी इसके कारण होता है, डिले सनसेट भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का होता है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष का निर्माण किसकी वजह से होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट या फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेनबो की फॉर्मेशन या तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से होती है या इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण अकेला नहीं होता। तो इसका डज नॉट पूछा तो सी आपका आंसर होगा। हिंदी मीडियम देखिए, हिंदी मीडियम आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं होता, नहीं होता। तो देखिए तारों का टिमटिमा, ये तो होता है, तारों का टिमटिमा तो पर्यावरण के वायुमंडल के अपवर्तन के कारण होता है, अग्रिम सूर्योदय भी होता है, विलंबित सूर्यास्त भी होता है, लेकिन इंद्रधनुष का बनना केवल वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं होता। इसका मैंने आपको बताया था, प्रकाश का विक्षेपण, विक्षेपण इसके पीछे रीजन था, या आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, तो इंद्रधनुष का बनना इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मैंने कंपटीशन एग्जाम में भी देखा था ये क्वेश्चन, जब मैं टीचिंग का कंपटीशन एग्जाम दिया था वहां भी एग्जाम में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गहरे समुद्र में पानी के रंग नीला होता है ना, आपने देखा है समुद्र का रंग नीला होता है, क्यों, तो शैवाल और पानी में पाए जाने वाले अन्य पौधों को उपस्थिति के कारण नहीं, पानी के में प्रकाश का प्रतिबिंब के कारण, ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रकाश का प्रकीर्णन, मिल गया, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें जो पानी का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और स्मॉल पार्टिकल जो होता है बच्चों, आपने पढ़ा था, जो स्मॉल पार्टिकल होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर किसको करता है, सबसे ज्यादा वो स्कैटर करता है ब्लू कलर को, इसलिए आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, पानी का रंग नीला दिखाई देता है, तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल जो होता है वो छोटे पार्टिकल को सब जो नीला ब्लू रे है उसको सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। तो द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर, वाटर का जो ब्लूइश कलर है डीप सी, वो क्यों होता है, तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। एक और केस स्टडी आपके पास है, एक और केस स्टडी आपके पास है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाकी मैं आपको पढ़ के इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस, एक एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, जिसमें एक ही काइंड के एटम होते हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास 118 टाइप के एलिमेंट है, नॉन बट ऑल ऑफ देम डज नॉट अकर फ्री इन नेचर, लेकिन सबके सब फ्री नेचर में नहीं पाए जाते हैं, कुछ इनमें से पाया जाता है सिंथेसाइज फॉर्म में, जिन्हें आर्टिफिशियली मेथड से साइंटिस्ट ने बनाया है, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बेस पर दे आर मेनली क्लासीफाइड एज, या तो उन्हें मेटल बोलते हैं या नॉन मेटल बोलते हैं। मेटल आर दोज एलिमेंट, मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो लूज इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड पॉजिटिव आयन बनाता है, चैप्टर 3 में आपको बताया था, दैट इज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो मेटल जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। दे आर जनरली हार्ड, मेटल हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हैविंग श्रिंकिंग लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं। उसके बाद बट इन फ्यू एक्सेप्शन केस, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं, सम मेटल आर ऑल्सो दे आर इन सॉफ्ट एंड लिक्विड फॉर्म, कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और लिक्विड होते हैं। आपको याद होगा लिक्विड मैंने आपको बताया था मरकरी, और सॉफ्ट एल्कैली मेटल होते हैं बच्चों सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, दे हैव ए सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, और इनका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी मीडियम देखिए, बड़ा सिंपल सा केस स्टडी है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। अभी तक हमारे पास 118 तत्व ज्ञात हैं जो सभी के सभी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, इनमें से कुछ कृत्रिम रूप में पाया जाता है जिन्हें वैज्ञानिकों ने बनाया है। इनके विभिन्न गुणों के आधार पर इन्हें या तो धातु बोलेंगे या अधातु बोलेंगे। धातु वे तत्व होते हैं जो अपने परमाणु के संयोजन कर इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, या कठोर होते हैं, ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं, आघात वर्धिता होते हैं, तन्यता होती है, चमकीले होते हैं। लेकिन कुछ धातुएं तरल और मुलायम होते हैं। तरल कौन होता है तो मरकरी, और मुलायम कौन होता है तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जिनको हम क्षारीय धातु भी कहते हैं, अवस्था में पाए जाते हैं। इनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, योगदान है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप
केस स्टडी के बिना भी इसका आंसर कर सकते थे। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको बताया था व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्ट आप अपनी कॉपी में चेक कीजिए, मैंने आपको लिखवा रखा है कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक, विद्युत की सबसे अच्छी चालक, अपनी कॉपी चेक तो कीजिए, आपके पास डायरेक्ट आंसर लिखा होगा कि व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कौन सी धातुएं अधिक तन्य और आघातवर्ता है? तन्य का मतलब होता है जिससे हम तार बना सकें, और आघातवर्ता होता है जिससे हम शीट बना सके, पर पीट पीट के उसको शीट में कन्वर्ट कर सके, पतले शीट में कन्वर्ट कर सके। तो सोना तो आपको पता है सबसे ज्यादा तन्य होता है, सबसे ज्यादा आघातवर्ता होता है। चांदी भी बहुत ज्यादा तन्यता और आघातवर्ता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट मेल्लेबल? कौन मोस्ट मेल्लेबल होता है और डक्टाइल होता है? तो मोस्ट मेल्लेबल और डक्टाइल आपको पता है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड से देखते हो ना कितनी सारी ज्वेलरी, और सिल्वर से बनती है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मेल्लेबल और इससे बहुत ज्यादा पतले तार में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर। तो सेकंड एंड फोर, और सेकंड एंड फोर ये मिल गया आपको डी में, सेकंड एंड फोर, सेकंड एंड फोर, ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा बताओ सबसे ज्यादा तन्य कौन है, सबसे ज्यादा आघातवर कौन है? तो सबसे ज्यादा तन्यता, सबसे ज्यादा आघातवर्धता सोना और चांदी तो होते हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आपको मिल गया। 54 में आपका डी जो होगा वो आंसर होगा। 55 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? सबको पता है मरकरी, जिसका थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। मरकरी हम सबको पता है मरकरी का इस्तेमाल होता है, मरकरी का इस्तेमाल होता है ना, पारा मरकरी का इस्तेमाल होता है। तरल अवस्था में पाई जाती है, मरकरी पाई जाती है। तो ये आएगा आपका केवल सेकंड, सी जो है आपका आंसर आएगा, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड? कौन सा मेटल होता है जो लिक्विड होता है? तो एक ही मेटल है जो लिक्विड होता है, दैट इज द मरकरी। तो मरकरी आपका सेकंड ऑप्शन है, ये रहा मरकरी। तो ओनली सेकंड, सेकंड जो है वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 56 लेके आता हूं मैं, अगले पेज पर है, नेक्स्ट पेज आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 56, हाँ जी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन आप इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 का, सोडियम, सोडियम इज द एलिमेंट। सोडियम क्या है? एक मेटल है। सोडियम एक मेटल है और मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन। सोडियम कौन है? सोडियम एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है, और मेटल कौन होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो डायरेक्ट आंसर मिल गया ना, लूज इलेक्ट्रॉन। आगे आंसर पॉजिटिव आयन बनाता है, ये डायरेक्ट आंसर, कुछ पढ़ने की जो ऑप्शन ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोडियम एक आपको पता है धातु है, और धातु अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों को देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग जो आपका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन इस वाले पेपर में एक और केस स्टडी है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, इसको भी पूरा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए केस स्टडी क्या है। अच्छा, ये केस स्टडी जो है ना केवल इंग्लिश में दिया बच्चों, हिंदी में दिया नहीं है, तो मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा, हिंदी में बिल्कुल परेशान ना हो। ऑल लिविंग सेल, जिनको हर एक लिविंग सेल को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एसेंशियल सब्सटेंस के रूप में। अदर ऑल्सो द वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंस नीड टू बी रिमूव। जो बॉडी में वेस्ट और सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको रिमूव करना जरूरी है लगातार, कॉन्टिन्यूसली, फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ सेल, ताकि सेल हेल्दी फंक्शन कर सके। सो ए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नेसेसरी। इसलिए हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के हैव स्पेशल फ्लूइड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल फ्लूइड होता है विद इन द बॉडीज के अंदर टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल, ताकि इस टाइप के मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सके। एक तो ब्लड होता है, आपको पता ही है, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गन। ब्लड तो हमें पता ही है, ब्लड तो हम सबको पता ही है कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एक और होता है बच्चों लिम्फ, जिसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 6 में। लिम्फ ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टन सब्सटेंस। वैसे आपको बता दो लिम्फ जो होता है वो फैट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, डाइजेस्टेड फैट को ये ट्रांसपोर्ट करता है। फिलहाल पढ़िए क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है। नाम ही है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम किसको मिला हुआ है? तो हम सबको पता है कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम मिला है रेड ब्लड सेल को। रेड ब्लड सेल में पाया था हीमोग्लोबिन, वो आरबीसी में रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी।
शरीर में विभिन्न भागों में ऑक्सीजन संचरण के लिए रुधिर का कौन सा घटक उत्तरदायी है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन, ये आपका आंसर आएगा। आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड सेल आर कॉल्ड सोल्जर? सोल्जर किसे कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, इसे सोल्जर कहते हैं क्योंकि ये बीमारियों से, जर्म्स से लड़ता है। तो ढूंढिए डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, ये मिल गया ना आपको। बी जो है आपका आंसर आ जाएगा। बी जो है बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी? व्हाइट ब्लड कॉप्यूल्स, जो बी है वो आपका आंसर आ जाएगा। कौन सी रुधिर कोशिकाएं शरीर की रक्षक कहलाती है? तो शरीर की रक्षक कहलाती है श्वेत रुधिर कणिकाएं। व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग सोल्जर बोलते हैं क्योंकि ये बीमारियों से, जम से लड़ने में हेल्प करता है। 59 पे आ जाइए। 59 पढ़िए। 59 क्या है? Which of the following components of blood is responsible to stop bleeding? Stop bleeding, bleeding कौन रोकता है? तो प्लेटलेट्स, याद कीजिए, प्लेटलेट जो होती है वो ब्लीडिंग को रोकता है। क्लॉटिंग आपने पढ़ा होगा, ब्लड की क्लॉटिंग हमने पढ़ा था ना। ब्लड की क्लॉटिंग कौन करता है? प्लेटलेट्स। तो ब्लीडिंग को कौन रोकता है? प्लेटलेट। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बी पे आप टिक कर दोगे। निम्नलिखित में से रुधिर का कौन सा घटक चोट के स्थान पर रुधिर को बहने से रोकता है? तो रुधिर के बहने को रोकता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट रक्त का थक्का जमाता है, ये ब्लड को बहने से रोक देता है। आगे अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, अंतिम क्वेश्चन है, जरूर करके जाना पेपर, आपको इससे आइडिया मिल जाएगा आपका बोर्ड का एग्जाम और प्री बोर्ड का एग्जाम कैसा आने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है ये, बहुत बेस्ट क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हो, इसे जरूर करके जाएं। इससे आपको पेपर का एक अंदाजा, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपके आने वाले हैं। लिम्फ इज मॉडिफाइड ब्लड दैट कंटेन, लिम्फ के अंदर क्या क्या होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है लिम्फ के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो अगर आपने चैप्टर 6 पढ़ा है, अगर आपने चैप्टर 6 पढ़ा है बच्चों, तो लिम्फ 3 चीजों से मिलकर बनती है। लिम्फ जो होती है वो 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक तो देखिए इसके अंदर आरबीसी भी, इसके अंदर एक तो पाई जाती है प्लाज्मा, एक तो प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा, एक आपका प्रोटीन पाया जाता है, थोड़ा सा ब्लड सेल भी पाया जाता है, ब्लड सेल, ब्लड सेल। तो प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल से मिलकर बनता है। तो लिम्फ के लिए ऑप्शन है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, गलत हो गया ना, डब्ल्यूबीसी तो नहीं होता, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये भी गलत हो गया, डब्ल्यूबीसी ये भी गलत हो गया। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जी हाँ, ब्लड के सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं एक्सेप्ट आरबीसी, रेड ब्लड सेल एंड सर्टेन प्रोटीन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि डी जो है, लगभग ब्लड के सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल। प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल, ये तीनों चीज से मिलकर बनता है लिम्फ। तो ब्लड के लगभग सारे कंपोनेंट है, तो ये हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर बच्चों ये पेपर एंड होता है। आई होप आपको पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो आपके पास रहेगा, आप बार बार देख लें। और मैं बार बार कहूँगा, आप अगर बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपका अगर प्री बोर्ड है तो बच्चों इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका एग्जाम कैसे आने वाला है। अपने दोस्तों को सबको शेयर करें, सबको बोलें कि पेपर करके जाए अपने एग्जाम से पहले, ताकि वो समझ सके कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। आप सबको नमस्कार।